ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लिंटल छज्जा, ये जो है वो यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लिंटल, लिंटल किसे कहते हैं? ए लिंटल इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्ड मेंबर विच इज फिक्स्ड ओवर द ओपनिंग, दैट इज डोर, विंडोज, recesses etc to support the structure over openings। ठीक है, लिंटल जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे डोर, जो भी मेन डोर या विंडो होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक लिंटल प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके ऊपर लगने वाला जो लोड है, जैसे डोर के ऊपर या विंडो के ऊपर जो ब्रिक वर्क करते हैं हम, उसका जो लोड है वो डोर या विंडो पे ना आए, ये लिंटल के थ्रू जो है वो साइड वॉल पे या दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो लिंटल का सिर्फ यही एक काम होता है कि वो जो भी लोड उसके ऊपर आता है वो डोर विंडो के ऊपर ना ट्रांसफर करके ये साइड वॉल पे ट्रांसफर कर देता है ताकि जो लोड है वो प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो नीचे तक ट्रांसफर हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? दे आर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड अफोर्ड फैसिलिटी फॉर फिक्सिंग द डोर एंड विंडो फ्रेम wherever they are used। ठीक है, ये मेनली रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, और इसको डोर और विंडो के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जो टॉप सरफेस होता है उस पर लगाया जाता है, और ये डोर और विंडो को जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये डोर और विंडो को फिक्स करने के लिए जो सपोर्ट होता है वो भी प्रोवाइड कराता है ताकि डोर और विंडो जो है वो प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स हो सके। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज वुड, स्टोन, ब्रिक, आरसी, ब्रिक वर्क, आरसीसी और रोल्ड स्टील सेक्शन एम्बेडेड इन द सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरसीसी ही यूज करें, यहाँ पे हम लकड़ी का भी यूज करते हैं लिंटल। ठीक है, स्टोन का भी यूज करते हैं, ब्रिक का भी यूज करते हैं, और आरसी ब्रिक वर्क भी यूज करते हैं, आरसीसी भी यूज करते हैं, और रोल्ड स्टील यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट के साथ जो है वो उसको इम्बेड किया जाता है। ठीक है, ये जो भी मटेरियल होता है ये इसके साथ यूज करते हैं। अब अगर बेसिक हम इसका ड्राइंग देखें तो अगर ये डोर का ओपनिंग है, मान लेते हैं कि ये डोर है। ठीक है, तो डोर के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, एक लिंटल प्रोवाइड कराते हैं। इसके ऊपर जो है वो इस तरीके का लिंटल प्रोवाइड कराते हैं ताकि इस यहाँ इसके ऊपर जो भी लोड लग रहा है, इसके ऊपर जो भी लोड लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांसफर ना हो। ठीक है, इधर ट्रांसफर ना हो, ये साइड वॉल पे ट्रांसफर हो। ये जो लोड है टोटल वो साइड वॉल पे ट्रांसफर हो, इधर ट्रांसफर हो और इधर ट्रांसफर हो, यहाँ पे ट्रांसफर ना हो। ठीक है, इसलिए जो है वो हम लोग लिंटल यूज करते हैं। अब ये लिंटल जो है वो अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रिक का हो गया, स्टोन का हो गया, आरसीसी हो गया, आरसी ब्रिक वर्क हो गया, रूल्ड स्टील हो गया, ये सारा चीज जो है वो हम यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सा है। मेनली जो है वो आरसीसी ही यूज करते हैं। मेनली जो हम लोग अपना बिल्डिंग, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें मेनली जो है वो आरसीसी ही यूज करते हैं।
ठीक है। ठीक है। इन कनेक्शन विथ मटेरियल द वुडन लिंटर आर लायबल टू डीके। ठीक है। अगर कनेक्शन की बात करें तो जो वुडन मटेरियल होता है उसका डीके होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है। उसके डिसइंटीग्रेशन होने का या डीके होने का चांस जो है वो ज्यादा होता है। Stone lintels are costly and it is difficult to obtain the stone slab to required length without flaws। ठीक है। और जो स्टोन लिंटल होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा एक सिंगल स्टोन मिलना पॉसिबल नहीं है बिना किसी फ्लॉज के, बिना क्रैक के या बिना उसमें कोई डिफेक्ट के। इतने बड़े साइज का स्टोन मिलना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अगर मिलता भी है तो वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है। स्टील सेक्शन आर wasteful and become loose when exposed to sun due to the high rate of expansion। ठीक है। और जो स्टील यूज करते हैं वो भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है। क्यों वेस्ट हो जाता है? जब भी अगर उसको एक्सपोज सनलाइट में हम रखेंगे तो वो क्या होता है कि वो लूज होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्टील होता है, जो स्टील सेक्शन होता है वो एक्सपेंशन और थर्मल कोफिशिएंट की वजह से थोड़ा सा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें उसके अंदर एक्सपेंशन होगा, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मटेरियल जो है ये मटेरियल जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है। इसका कनेक्शन जो है वो लूज हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? एज ए जनरल रूल बियरिंग ऑफ लिंटल at its end should be 10 centimeter or 4 centimeter for every 30 centimeter span whichever is greater। ठीक है। अब जो बियरिंग ऑफ लिंटल होता है वो एंड में कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। एवरी 30 सेंटीमीटर के स्पैन में, यानी अगर 30 सेंटीमीटर का स्पैन है तो उसका बियरिंग जो है वो 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। ठीक है। और जो भी इसमें से 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। एवरी क्या 30 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। अगर स्पैन जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर का है तो उसका स्पैन जो है उसका जो बियरिंग एंड है वो 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, जो भी इसमें से बड़ा हो। ठीक है। अगर 30 सेंटीमीटर का स्पैन है तो 4 सेंटीमीटर का अगर हम बियरिंग दे सकते हैं। ठीक है। अगर 60 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर 30 सेंटीमीटर का है तो हम 10 सेंटीमीटर का देंगे, जो ग्रेटर है, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है। अगर 30 सेंटीमीटर का स्पैन है तो बियरिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर का देंगे। और अगर 60 सेंटीमीटर का है तब भी बियरिंग 10 सेंटीमीटर का देंगे। अगर 90 सेंटीमीटर का है तो अब एवरी 30 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर का हमको बियरिंग देना होता है। यानी अब जो है वो 4 into 3 यानी 12 सेंटीमीटर का बियरिंग देंगे, जो ग्रेटर होगा। अब 10 से ज्यादा बड़ा हो गया तो 12 सेंटीमीटर का बियरिंग देंगे। अगर यही 120 सेंटीमीटर का स्पैन है तो हम देंगे 160, सॉरी 16 सेंटीमीटर का बियरिंग देंगे। ठीक है। यानी 10 सेंटीमीटर और 30, हर 30 सेंटीमीटर के स्पैन में 4 सेंटीमीटर का बियरिंग देते हैं। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे, उतना ही हम बियरिंग देंगे। बेयरिंग मतलब कि जो हम ये विंडो दिए हुए हैं उसका जो एंड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, विंडो के बराबर तो लिंटल देंगे नहीं, ये वाला पार्ट कुछ बढ़ेगा। ठीक है। तो वो कितना बढ़ेगा वो इसके हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो कितना, इसका बेयरिंग एंड कितना होगा वो इससे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। फिर क्या है, डेप्थ ऑफ लिंटल कैन बी adopted एज 1/12 of the span और 15 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर। ठीक है, जो डेप्थ होगा वो स्पैन के 1/12 मतलब 1/12 के बराबर होगा या 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा हम उतना लिंटल का थिकनेस लेंगे। ठीक है, उसका डेप्थ जो है वो उतना लेंगे। अगर 15 सेंटी अगर स्पैन जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो 1/12, और अगर कम है तो 15 सेंटीमीटर। इन दोनों में से जो बड़ा होगा स्पैन का, स्पैन के साइज से जो इसमें से बड़ा आएगा, जैसे अगर 1 मीटर का स्पैन है तो 1/12 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर का स्पैन है तो 1/12 ये कितना होगा, 12 बढ़ते 36 बढ़ते 48, 8.33 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें से या तो इतना लेंगे, इतना सेंटीमीटर, या तो 15 सेंटीमीटर। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम लेंगे, वो हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8.3 का थिकनेस नहीं लेंगे, हम 15 सेंटीमीटर का थिकनेस लेंगे। ठीक है, डेप्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर का लेंगे। फिर क्या है, फॉर एवरी लॉन्ग स्पैन द beginning of lintel ends should be at least equal to the depth of the lintel। ठीक है, और जो बहुत लंबा स्पैन अगर होता है लिंटल का, तो उसका एंड बियरिंग जो है वो उसके डेप्थ के बराबर का लेंगे। ठीक है, अगर बहुत बड़ा स्पैन है, ठीक है, तो उसका जो एंड बियरिंग है उसको हम कितना लेंगे, उसके स्पैन के जो लिंटल यूज कर रहे हैं उसके थिकनेस के बराबर लेंगे। टाइप, वुडन लिंटल जो लकड़ी का बनता है, स्टोन लिंटल जिसमें स्टोन यूज करते हैं, ब्रिक लिंटल जिसमें ब्रिक का यूज करते हैं, स्टील लिंटल जिसमें स्टील का यूज करते हैं, आरसीसी और आरबी। ठीक है, मेनली जो है वो आरसीसी और आरबी लिंटल का ही यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली जो है वो आरसीसी और आरबी लिंटल का यूज किया जाता है, क्योंकि वुडन का चांद मतलब डिसएडवांटेज है कि वो डीके हो सकता है। स्टोन जो है वो कॉस्टली पड़ता है, और जितना बड़ा स्पैन है, जितना बड़ा हमको लिंटल चाहिए, उसके बराबर का हमको बिना क्रैक के या बिना फ्लॉस के स्टोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। ब्रिक ब्रिक लिंटल जो है वो बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। ठीक है, स्टील लिंटल में क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसको नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और फिर आरसीसी लिंटल यूज करते हैं इसको, और आरबी लिंटल यूज करते हैं। ये जो है, ये और ये जो है वो मेनली यूज करते हैं। ठीक है,
अब क्या है, लिंटल विथ शेड, छज्जा, ठीक है। लिंटल विथ सनसेट, छज्जे की बात कर रहे हैं कि अब छज्जा कैसे यूज करते हैं। द सनसेट शुड प्रोजेक्ट फॉर a length not less than that required to protect the window or door leaf that may open out from rain, ठीक है। जो सनसेट प्रोवाइड करते हैं लिंटल में, वो इतना बड़ा होना चाहिए डोर या विंडो का, ताकि जब हम डोर या विंडो ओपन करें तो उस छज्जे के नीचे ही डोर या विंडो हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई रेन वाटर जो है वो ना गिरे। As a shading device, it is taken as minimum of 60 centimeter for the main window of residence and up to 1 meter in the front side from the entrance door, ठीक है। अब क्या है इसमें कि शेडिंग डिवाइस जो हम लोग लेंटल यूज सॉरी छज्जा यूज कर रहे हैं, वो मेन विंडो के लिए 60 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और अगर मेन डोर है, ठीक है, मेन एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस पे कम से कम 1 मीटर का छज्जा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। The whole layout of sunset will depend on the shading required from the sun as well as protection of the window opening out from the rain, ठीक है। जो होल लेआउट होता है, जो सनसेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि शेडिंग जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हम उसको सन से, डायरेक्ट सन से भी बचा सके, ठीक है, धूप जो है वो बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा ना आए, ठीक है। और डोर विंडो के ऊपर हम छज्जा प्रोवाइड कराते हैं। और जब डोर या विंडो ओपन करें तो जब भी ओपन करें तो डोर या विंडो के शटर पे या उसका जो मेन फ्रेम है उस पे जो है वो रेन वाटर ना है, ठीक है। हम इतना बड़ा छज्जा रखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द सनसेट आर मेड ऑफ 75 mm, ठीक है। जो सनसेट है वो 75 mm, that is 3 inches at the cantilever end and tapered upward to the depth of the lintel, ठीक है। On an average projection will be 60 to 90 centimeter, ठीक है। जो सनसेट है वो 75 mm थिकनेस का या 3 इंच की थिकनेस का कैंटिलीवर होना चाहिए, ठीक है, जो कि कैंटिलीवर्ड हो और टेपर्ड हो, ठीक है। जो बाहर वाला पार्ट है वो टेपर्ड हो, और उसके बाद जैसे जैसे हम डोर या विंडो के पास पहुंच रहे हैं तो उसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। और ऑन एन एवरेज जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो कितना, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है, इतना होना चाहिए। द मेन steel of the cantilever of the sunset can be 8 mm bar at the rate 150 mm center to center, ठीक है। अब इसमें थोड़ा आरसीसी वाला पार्ट इसमें बताया गया है कि जो मेन स्टील है, जो कैंटिलीवर हम लोग करते हैं, उसमें 8 mm का सरिया यूज करें, और उनके बीच में जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो 150 mm का हो, ठीक है। इनफ कवर एटलीस्ट 20 mm, और उसके ऊपर जो कवर है, जो कंक्रीट का कवर जो है, वो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइडेड हो, जैसे कि कम से कम 20 mm तो प्रोवाइड हो, should be provided for the reinforcement as it is fully exposed to the top, exposed at the top, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 8 mm का सरिया यूज करेंगे और इनके बीच का स्पेसिंग जो है वो 150 mm का रखते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो कंक्रीट का जो कवर है वो कम से कम 20 mm का होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट जो है, ये जो स्टील बार जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है इस वजह से, ठीक है।
फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग द बिल्डिंग फंक्शन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब जब हम बिल्डिंग को प्लान करते हैं या डिजाइन करते हैं तो क्या इसमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं हम जब भी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज कि उस बिल्डिंग का क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है। जैसे कॉलेज है या हॉस्पिटल है, उस बिल्डिंग से कौन सा काम हम यूज करना चाह रहे हैं, किस तरीके का यूज करना चाह रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे हम उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड द प्लानिंग द बिल्डिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है, बिल्डिंग प्लानिंग and designing are mostly done by the architect, but the knowledge of the building planning in its broad perspective is essential for all the civil engineers। ठीक है, जो बिल्डिंग प्लानिंग है वो मेनली जो है वो आर्किटेक्चर का काम है। ठीक है, मोस्टली जो है वो आर्किटेक्चर ये काम करते हैं, लेकिन इसका प्रोजेक्ट, इसका जो प्लान बिल्डिंग प्लानिंग का जो पर्सपेक्टिव है या जो भी नॉलेज है वो सिविल इंजीनियर को भी होना चाहिए। ठीक है, before any building is planned and constructed, its suitable site has to be selected। ठीक है, जब भी कोई बिल्डिंग डिजाइन किया जाता है, जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके पहले हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक सुटेबल साइट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, सुटेबल साइट को सेलेक्ट करते हैं। A proper selected site of building gives enhanced beauty to the building। ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम साइट जो है वो प्रॉपर सेलेक्ट किए हैं, एक अच्छा साइट सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो क्या करता है कि बिल्डिंग के ब्यूटी को इनहेंस करता है। ठीक है, और उसके ब्यूटी को या उसके अपीयरेंस को इनहेंस करने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होता है। Hence, selection of site is vital importance in building planning। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि जो साइट का सिलेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिल्डिंग के डिजाइन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले का काम क्या है कि हम कोई साइट सेलेक्ट करें, कोई साइट सेलेक्ट करें। ठीक है, जो बिल्डिंग हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसके लिए हम कोई साइट सेलेक्ट करें जिस जहाँ पे वो अच्छा दिखे और उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो अच्छी हो। फिर क्या है, prior to the planning orientation of the building is first considered prior to the planning orientation of the building is the first consideration। ठीक है, जो क्या होता है प्लानिंग ओरिएंटेशन जो है वो सबसे पहला कंसिडरेशन है। फिर क्या है, orientation of the building means selecting the plan of the building so that its main front face particular direction which allows the occupant of the building to enjoy the utmost gift of the nature। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब कि बिल्डिंग को हम इस तरीके से डिजाइन करें, इस तरीके से बनाएं कि जो उसका मेन फेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस करे। ठीक है, और उसके जो उस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं, जो ऑक्यूपेंट हैं, वो नेचर का, जो वहाँ की लोकेलिटी है, जो वहाँ का नेचर है, उसका जो है वो पूरी तरीके से इंजॉय कर पाए उसको। ठीक है, जो वहाँ की लोकेलिटी है जहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको पूरी तरीके से इंजॉय कर पाए, वहाँ प्रॉपर ढंग से वो अपना रह पाए। ठीक है,
इसलिए जो ओरिएंटेशन है बिल्डिंग का वो हम इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, जब भी हम बिल्डिंग प्लान करते हैं उससे पहले उसका ओरिएंटेशन जो है वो हम चेक करते हैं कि इसका किस तरीके से हम इसका मेन डोर कहाँ रखें या मेन एंट्रेंस कहाँ रखें, बाकी सारी चीज़ों को हम किस तरीके से अरेंज करें ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो इस जगह का प्रॉपर इंजॉय कर पाए, प्रॉपर इंजॉयमेंट कर पाए। ठीक है, फिर क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी such that it allows neither excessive nor deficient amount of air and light to the building to the to enter the building। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हो वो इस तरीके से हो कि बिल्डिंग के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा तेज हवा फ्लो हो ना बहुत कम हवा फ्लो। ठीक है, जो एयर सर्कुलेशन हो वो मॉडरेट हो ताकि उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो आराम से रह सकें। और बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा लाइट भी ना जाए और बहुत ऐसा भी ना हो कि बहुत कम लाइट सनलाइट अंदर जाए। ठीक है, एक मॉडरेट एक सुटेबल क्लाइमेट जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो अंदर बिल्डिंग के अंदर रहे ताकि जो उसमें लोग रहने वाले लोग हैं वो प्रॉपर ढंग से रह पाए, अच्छे से रह पाए। फिर क्या है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग presupposes certain principle. Certain deviation from these principles are necessary and these principles are not as rigid as law of nature। The principle of planning are as follows। ठीक है, जो प्लानिंग का प्रिंसिपल है मतलब हम क्या सोच के प्लानिंग करते हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे लिस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, हम इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं, ये प्रिंसिपल जो है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको हम क्या करें अपने सुविधा अनुसार हम अपने अपने कंडीशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने जो ड्वेलिंग प्लेस है उसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी प्रिंसिपल है जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी रूल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, रूमीनेस, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, प्राइवेसी, सैनिटेशन, एलिगेंस, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो ये हैं, ये 12 पॉइंट जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल हैं किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन कर जब भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो इन सारे प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखे रहते हैं कि ये चीज हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये भी चीज देखते हैं कि इसको जो रूल है वो जो भी इसका जो प्रिंसिपल है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर बिल्डिंग का अलग अलग कंडीशन होता है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस प्रिंसिपल में थोड़ा सा बदलाव या थोड़ा चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके आगे का पार्ट जो है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इन्हीं पॉइंट को, इन्हीं सारे पॉइंट को जो है आगे जो इन्हीं सारे पॉइंट्स को जो है वो आगे डिस्कस किया गया है, एस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट को, फर्नीचर रिक्वायरमेंट को। ठीक है, रूमीनेस, ग्रुपिंग,
सर्कुलेशन, प्राइवेसी, सैनिटेशन, ठीक है, एलिगेंस, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में ये सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किया जाएगा।